सर, आप मुझे ये समझाइए कि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि पीपल हैव डीप फेथ इन नरेंद्र मोदी व्हेन दे से एनीथिंग, और कोरोना के दौरान जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रधानमंत्री का से, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि मैं अगर GOM से फिर नीचे विधायक, सांसद से विधायक या फिर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम तक लोग तक पहुंचाऊंगा, बात नहीं पहुंचेगी। तो उन्होंने क्या किया कि मैं सीधा राष्ट्र को संबोधित करूंगा, नोटबंदी करी, राष्ट्र को संबोधित करूंगा, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। तो क्या ऐसी स्थिति में अगर और 5 दिन 10 दिन 15 दिन ये चलता है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को देश को संबोधित करना चाहिए, बताने के लिए कि नॉट टू वरी और आई एम देयर एनीथिंग? क्योंकि मैंने देखा कि बहुत ट्रस्ट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है between the public and the Prime Minister of India. Do you think it is the time when Prime Minister should address the people of the country? देखिए, यदि ये स्थिति अभी इसी तरीके से बनी रहती है अगले कुछ दिनों में या अगर हफ्तों में अगर जाती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अवश्य राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और अभी कल ही उन्होंने एक अपने संबोधन के दौरान किसी एक सम्मेलन में वो संबोधन दे रहे थे, और उसमें उन्होंने पूरे राष्ट्र से और इस बात का अनुरोध किया कि ये जो युद्ध की जो स्थिति है, ये जो गंभीर वैश्विक परिस्थिति है, उसका हमें भी मुकाबला करना है, क्योंकि हम भी उससे प्रभावित हैं, और इसमें एकताबद्धता की आवश्यकता है। और उन्होंने उस संबोधन में अपने राष्ट्र के जो हमारे राज्य हैं उनसे सबसे अनुरोध किया कि जो मुनाफाखोरी, काला बाजारी और इस तरीके की जो होर्डिंग इत्यादि करने में जो भी लगे हुए ऐसे एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। क्योंकि ये जो ऐसा देखा जाता है कि इस तरीके की जो परिस्थितियां होती हैं, उसमें अनेक जो वेस्टेड इंटरेस्ट रखने वाले और जो भ्रष्ट जो लोग होते हैं, जैसा मनीष जी अभी चर्चा कर रहे थे, मुनाफाखोर जो होते हैं, वो ऐसी स्थितियों को अधिक से अधिक एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक राष्ट्र के विरुद्ध कार्य है। ये एक आपराधिक कृत्य है। एक राष्ट्र के खिलाफ जाकर के कार्य करने की प्रवृत्ति जहाँ कहीं भी अगर पाई जाती है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और अभी मैंने आज सुबह देखा कि किसी हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में जो योगी सरकार है, उसने इस तरीके की कई बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, और एक पार्टी जिसका मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनके नेता का इसमें नाम आ रहा है कि वो वही होर्डिंग करने में लगा हुआ था। तो ये जो विपक्ष है उसको भी समझना होगा कि उसकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये संकट किसी एक सरकार का ही नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का संकट है, ये पूरे हर एक व्यक्ति का संकट है, और इसका मुकाबला सभी को मिलकर करना होगा। ये सिर्फ कह देना कि मोदी सरकार कार्य नहीं कर रही है या सरकार ने कोई रणनीति नहीं बनाई, जैसे इससे काम नहीं चलेगा। विपक्ष को भी चाहिए कि वो उसमें अपना पूरा एक सकारात्मक सहयोग दे, एक जिम्मेदार विपक्ष, जैसा कि अभी अजिताभ जी ने कहा, उसको उसकी भूमिका निभाए। जी, बड़ी अच्छी बात कही। अब देखिए, सरकार काम कर रही है, विपक्ष कह रही सरकार काम नहीं कर रही, समझ आता है, ठीक है। या सरकार जो कर रही है, विपक्ष कहे भाई आपने ये और करना चाहिए, और ये हम आपको आइडिया दे रहे हैं, आप ये करो, और वो नहीं किया, फिर नुकसान हुआ, तो फिर विपक्ष का बनता है कि देखो हमने ठीक कहा था। लेकिन आप सिर्फ ये कहें आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल है और कुछ हो नहीं रहा, इसके अलावा आप कोई डीप में कोई मैसेज नहीं दे पा रहे, तो जनता को ये समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। तो अमित शाह जी ने जब ये बात स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पे कहा, तो उन्होंने एक एक बात कही कि व्हेनेवर रिक्वायर्ड यू वर नॉट देयर। आपने जर्मनी थे, इंग्लैंड थे, वो तो तमाम बातें एक्सपोज किया विपक्ष को, और इसलिए कल राहुल गांधी बोले भी, अब इसलिए बोले या बोलना था, व्हाटएवर। अब सर, एक इम्पॉर्टेंट बात हम इस वाले चर्चा में ये करेंगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया का जो इस तरह का डिप्लोमेसी क्या है। तो सबसे पहले मेरा सवाल, एक तरफ ये क्या डिप्लोमेसी नहीं है, और ये क्या लोगों को नहीं पता चलना चाहिए कि एक तरफ, और सर मैं आपके पास भी आऊंगी सवाल को लेकर, एक तरफ तो हम ईरान से बड़े प्यार से, मैंने पॉलिटिकल गलियारों से एक अंडर द कार्पेट खबर ये है कि ना भारतीय सरकार ना ईरान की सरकार ये चाहती है कि हम डंके पे बताएं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए खुला हुआ है, क्योंकि ईरान के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है दूसरी इस्लामिक कंट्रीज़ की वजह से। इसलिए कहीं ना कहीं भारत की सरकार भी चाहती है कि चुपचाप ऑयल आ रहा है, आने दीजिए, ना हमें इसको अनाउंस करने दीजिए, ना ईरान बिकम्स अनकंफर्टेबल। तो ऐसे में एक तरफ तो हम ईरान से अपने तेल निकलवा रहे हैं, दूसरी तरफ हम यूएन में इस तरह के वोटिंग पैटर्न या उसमें आ रहे हैं कि ईरान दूसरी इस्लामिक कंट्रीज़ पर अटैक ना करे। क्या ये फॉरेन डिप्लोमेसी नहीं है कि हम अपना काम भी निकलवा रहे हैं और हम उसको ये समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आप प्लीज़ दूसरी इस्लामिक कंट्रीज़ पर अटैक मत कीजिए?
व्हाट डू यू थिंक सर? देखिए अतिथि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे राष्ट्र प्रथम, हमारा अपना हित सर्वोपरि है। इतनी बड़ी जनसंख्या 150 करोड़ की जो आबादी है, इसको फीड करने के लिए, इसकी ज़रूरतों पूरा करने के लिए आपको बहुत सारे जो आप कहते हैं अपनी रणनीति में, अपनी डिप्लोमेसी में आपको बहुत सारे उपाय करने होते हैं और सबसे मिलजुल कर करना होता है। आप आज देखिए 50 लाख की आबादी अमेरिका में रह रही है इंडियन की, चाहे एनआरआई की बात करें, पीआईओज़ की बात करें। 1 करोड़ से ज़्यादा लगभग आबादी आपके मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में रह रही है। उनका भी हमें ही देखना होगा। वहाँ से जो रेमिटेंस आते हैं, इट्स ए ह्यूज, $135 बिलियन का रेमिटेंस हमारा एनुअल आता है इन देशों से। तो अगर जो हमारे इंडियंस भेजते हैं, वो उनका भी हित देखना होगा, उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी भी हमें देखनी होगी, उनके एम्प्लॉयमेंट के भी तो इट इज नॉट इजी सर कि एक तरफ हमारा ईरान से भी मतलब है, सारे खाड़ी देशों से भी है, अमेरिका से है ही हमारा सबसे बड़ा वो है, और इसके साथ साथ इजराइल तो हमारा दोस्त है ही। तो इस बीच में वो बैलेंस बनाना इट्स नॉट देखिए, इजी। बैलेंस बनाने का मतलब है ईरान को ये समझाना कि अल्टीमेटली तुम दुबई पर अटैक करके क्या हासिल करने वाले हो। आपस ईरान ने बहुत हासिल किया सर, ईरान ने स्ट्रेटजी में अपर हैंड हासिल कर लिया। वेल विल टॉक अबाउट इट। देखिए, युद्ध थोड़े टाइम रहता है, रिलेशंस बदलते रहते हैं, पड़ोसी कभी खत्म नहीं होते, पड़ोसी परमानेंट है, लाइफ टाइम ईरान जब तक है रहेगा ही, दुबई भी रहेगा। अटैक करने के मैसेज खराब जाते हैं। उन्होंने क्या सिर्फ अमेरिका को थोड़ा सा पुश कर दिया, बदले में क्या, अमेरिका बहुत पावरफुल कंट्री है, हमें ये मानना पड़ेगा, और वो बहुत डेंट करेगा ईरान को इस वजह से, क्योंकि इस वजह से दुबई का जो स्पेशल स्टेटस है, जो इंडियंस को लगता है, पाकिस्तान लगता है कि दुबई सेफ प्लेस है, वो खत्म हो रहा है। और दुबई की जो रेपुटेशन जा रही है, उससे नुकसान किसको हो रहा है? अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका उनसे भारी पैसे लेता है। तो उन्होंने उसको ईरान इज स्ट्रेटेजिक इन हिज एक्शंस। तो लेकिन ये समझाना कि ईरान का इसमें क्या लाभ है, क्योंकि अल्टीमेटली 2 मुस्लिम कंट्री अगर लड़ेंगे तो उसका नुकसान ज़्यादा खराब है, वो ये बात समझते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ईरान शिया है, बाकी ये सब सुन्नी है, इसलिए वो इतनी हिम्मत भी कर रहे हैं। अगर ये ईरान भी शिया कंट्री की जगह सुन्नी कंट्री होता, वो कभी अटैक ना करता। ईरान के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, डू और डाई वाली स्थिति है उसके पास, वो करेगा नहीं। अगर वो तो चाह रहा है कि प्रेशर क्रिएट किया जाए, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उस पर अटैक करके। दिक्कत तब आ रही है जब वहाँ सिविलियन एरियाज को वो अटैक कर रहे हैं। वो सिविलियन बहुत अटैक नहीं हुए हैं, ज़्यादा अटैक आज भी जो आया है, दुबई में टावर को बाजाप्ता फाइनेंशियल सेंटर पे अटैक हुआ है, और वो स्ट्रेटेजिक तरीके से किया है कि बैंकिंग पे अफेक्ट हो। वहाँ के ऐसा नहीं था कि होटल पे अटैक हो रहा है, तो उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री पूरा ये इकोनॉमिक और टूरिस्ट हब है दुबई। अमेरिका जैसे अमेरिका को डायरेक्ट आप नहीं, जान उसके बिजनेस में है, वो तोता दुबई है या इंडिया है या मतलब जो भी कंट्री है, तो उसे लगता है ये नुकसान है सर। तो मैं ईरान की स्ट्रेटेजी पे आने से पहले एक बार भारत की डिप्लोमेसी समझना चाहती हूँ कि ये हमें अपने दर्शकों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि जो हम जिस देश के वासी हैं वो समझें कि इतनी ऐसी स्थिति में भी भारत अपना हित निकाल रहा है, कैसे भी अपनी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से। उसके तो रिलेशनशिप सबसे हैं, मतलब वो है जो सारे रिश्तेदारों से निभा के चल रहा है। ऐसे में इट्स नॉट इजी कि आप अपने सगों से भी बात कर रहे हो, उनसे भी, तो बहुत इट्स नॉट इजी। हाउ डू यू एक्सप्लेन इट सर? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति में, अगर मैं वेस्ट एशिया के संदर्भ में बात करूं, तो उसमें हमारी जो पॉलिसी में बदलाव ये आया है कि हमने अपनी जो नीतियां हैं वो डीहाइफिनेटेड तरीके से अब करनी शुरू की। इजराइल के साथ हमारे अपने संबंध हैं, उसी तरह से पैलेस्टाइन के साथ एक सेपरेट तरीके की रिलेशनशिप है। कोई एक तराजू में तौलने वाला पहले जो हाइफिनेटेड पॉलिसी थी वो हमने त्याग दी है, उसको छोड़ दिया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जब इजराइल जाते हैं तो सिर्फ इजराइल जाते हैं, पैलेस्टाइन जाते हैं तो सिर्फ पैलेस्टाइन जाते हैं, एक तराजू में नहीं तोलते। उसी तरीके से ईरान के साथ भी हमारे जो संबंध हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार के दौरान भी लगातार बढ़े हैं। और डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस, डिस्पाइट ईरान के ऊपर इतना मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन अमेरिका ने चला रखा था, पिछले तो प्रशासन में उनका जो ऑयल का जो पूरा था, जो एक जो ट्रेड था उसको मिनिमल कर दिया था, उसके बावजूद भी हमने चाबहार का जो पोर्ट है उसको लगातार हम विकसित करने के प्रयास करते रहे और लगातार ईरान के साथ अपने संपर्कों को भी बनाए रखे। आज भी आप देखिए तो ईरान के जो विदेश मंत्री से हमारे विदेश मंत्री की 3 बार इस क्राइसिस की सिचुएशन में बात हुई है, और जो कि इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ईरान की सरकार भारत को एक विशेष महत्व देती है। तो फिर एक बात और समझाइए सर आप मुझे, हम ये सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी डिप्लोमेसी है, लेकिन इसका ऑपोजिट ये है कि लोग ये कहते हैं कि जब सब इतना वोकल हैं तो भारत नहीं है। तो भारत शायद इसलिए नहीं है कि उसको अपनी 2047 तक का जो उसका विजन है वो शांति प्रिय देश है, शांति डायलॉग से चलना चाहता है, लेकिन इसका नुकसान भी कई बार हमने देखा
हमने बहुत अच्छा दोस्त माना ट्रंप को, लेकिन उसका नुकसान हमने देखा। देखिए, भारत की जो विदेश नीति में एक संतुलन है, विवेकपूर्ण। उसका क्या कोई नुकसान नहीं है हम पे? नहीं, नुकसान नहीं, मैं इसको फायदे के तौर पर देखता हूँ। जो हम विवेक से, बुद्धिमत्ता से, संतुलन से, और सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि हम अपने जो निर्णय है स्वयं लेते हैं, किसी के दबाव में आकर के कार्य नहीं करते। तो क्या हम अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं? बिल्कुल, मैं ऐसा मानता हूं कि जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, जिस तरीके की अनिश्चितता है, जिस तरीके की वोलेटिलिटी है, दो युद्ध अभी वर्तमान समय में चल रहे हैं, और महाशक्तियों के बीच में एक विश्वास का संकट बहुत गहरा चुका है, और आर्म्स रेस इतनी तेज़ हो चुकी है, आर्म्स कंट्रोल को लेकर के जो रिजीम्स हैं वो कोलैप्स कर गए। अभी न्यू स्टार्ट टीटी आप देखिए एक्सटेंड नहीं हो पाई, उसके पहले INF टीटी पहले ही कोलैप्स कर चुकी है। रशिया, अमेरिका, चाइना सब अति महत्वाकांक्षी व्यवहार सभी महाशक्तियाँ दर्शा रही हैं। तो ऐसे में जो वैश्विक परिस्थितियां हैं वो एक नए शीत युद्ध की तरफ संकेत दे रही हैं, और इस तरीके की नए शीत युद्ध की स्थितियों में जब विश्व जा रहा है तो ऐसे में नेविगेट करना, नेविगेशन इज द वर्ड, की वर्ड, सर्वाइवल, और सर्वाइवल प्लस नेविगेशन, और अपने राष्ट्र के हितों को सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना, ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूँगा, मैं प्रशंसा करना चाहूँगा कि हम एक संतुलन के साथ, विवेक के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और भारत के प्रधान रियलाइज होता है कि इंडिया रेयरेस्ट कंट्रीज, रेयर कंट्रीज में से है जो संतुलन, विवेक, बुद्धिमत्ता, शांति और वासुदेव कुटुंबकम सोच के आगे बढ़ रही है। इसी यूएसपी को विपक्ष तोड़ना चाहता है। एक बात मैं और भी अदिति जी कहना चाहता था कि भारत की ये जो नीति है उसमें जैसे कि हम जानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भी हम काम करते हैं। जो भी हमने G20 में सर इसको अपना G20 का जो मुख्य मोटो था वही था, वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर। एंटायर वर्ल्ड हैज लॉस्ट दिस थॉट लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि भारत वैसे तो ओपन मीडिएशन में की पॉलिसी पर नहीं चलता है, अनलेस अनटिल ऑल कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज जो है वो भारत से मीडिएशन करने के लिए अनुरोध करें। किसी एक पक्ष कहने में भारत कभी भी मीडिएशन नहीं करेगा। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य करूँगा कि यदि ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल के बीच में किसी भी तरीके के चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को ओपन करने के संदर्भ में यदि ये राष्ट्र बैक चैनल के माध्यम से भारत से अनुरोध करेंगे तो भारत की सरकार ऐसा सहयोग देगी। और इस तरीके का सहयोग हमने ब्लैक सी ग्रीन डील को भी बनाने में दिया था। जपोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो रशिया यूक्रेन के युद्ध में जो उसके आसपास जब सेलिंग बहुत ज़्यादा शुरू हुई तो उस समय हमने उस सेलिंग को रुकवाने के लिए भी एक बैक चैनल के माध्यम से हमने वो सपोर्ट दिया था और अमेरिका और रशिया के बीच में चैनल ऑफ कम्युनिकेशन स्थापित कराया था। और उसी तरीके का जो सहयोग है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को ओपन कराने का, डायलॉग और डिप्लोमेसी और डीएस्केलेशन की तरफ बढ़ने में बैक चैनल के माध्यम से भारत की सरकार ऐसा अवश्य करेगी। सर आप बता दीजिए क्या ये पॉसिबल है सर? हम बैक चैनल के माध्यम से जो सर कह रहे हैं मुझे आप इसका जवाब दीजिए कि हम ट्रंप को समझा सकते हैं? निश्चित रूप से समझा, कोई भी ट्रंप को समझा सकता है। देखिए ना बिल्कुल समझा सकते हैं। देखिए होता क्या है जब उसको लगता है सर ट्रंप को तो उनकी सुप्रीम कोर्ट नहीं समझा पा रही, उनके खुद के सांसद नहीं समझा पा रहे, मंत्री नहीं समझा पा रहे। देखिए ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से हमने अपने देश में पोर्ट्रेट कर रखा है ट्रंप बिल्कुल अहंकारी है, जो उसके मन में आए वो करता है, ऐसा नहीं है। उसकी पूरी टीम है, अपना भला बुरा समझ के वो डिसीजन लेते हैं, प्लान बी, प्लान बी, प्लान सी सब होता है। आई एग्री सर। ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ जो आप कह रहे थे ना कि एक तरफ हो जाए, इसका नुकसान क्या है और उस फायदा क्या है। देखिए विपक्ष चाहता ही यही है कि जो सरकार बैलेंस बना रही है, सरकार बैलेंस को छोड़ के एक तरफ आ जाए। और अब उसमें भी क्या जो लेफ्टिस्ट है वो चाहते हैं कि भाई सीधे सीधे ईरान का समर्थन करो, बात खत्म। विपक्ष तो सीधा सीधा सर वो शिया सुन्नी की पॉलिटिक्स डोमेस्टिक बनाकर अपना वोट बैंक को और उसको वो कह रहे हैं, अगर वो दोनों तरह से तैयार हैं, उनका विपक्ष का प्लान है, प्लान भी दोनों रेडी है। कहते हैं आप किधर जाना चाहते हो, ईरान की तरफ जाओगे तो हम शिया सुन्नी करेंगे, हम अमेरिका से क्या नुकसान सैंक्शन आ रहे हैं उन पर हम अटैक करेंगे, देखो इनके वजह से आपको ये नुकसान हो गया। अगर आप ईरान के साथ नहीं जा रहे हैं तो आप मुसलमानों को भड़काएंगे कि देखो आपने ऐसा कर दिया। ये तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ विपक्ष की भूमिका को और बेहतर होने की जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूँ जुडिशियरी को ऐसे मामलों में और सख्त होने की जरूरत है कि जहां लोग अपने मोटिव के लिए अगर कुछ गलत कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। 1 सेकंड में जमानत और 5-5 साल अगर केस ना लगे और 4 हियरिंग हो तो 20 साल में। सर अब अपने मोटिव में तो सर बहुत लंबे बहुत सारे लोग एक बात मैं और कहना चाहता था कि देखिए रशिया, ये जो ईरान और इजराइल तथा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अल्टीमेटली जो डायलॉग और डिप्लोमेसी के तरफ आना ही होगा, निगोशिएटिंग टेबल पर आना ही होगा।
आज यदि भले से वो एडामेंट रुख जरूर अख्तियार कर रहे हैं, मार्टरडम करेंगे और मर जाएंगे लेकिन लड़ते रहेंगे इत्यादि इत्यादि, ये एंडलेस नहीं हो सकता। उनको भी उनके अंदर भी इस तरीके की जो विजडम है वो आज नहीं कल वो प्रिवेल करेगी। और उस प्रक्रिया में जाहिर है कि जैसा कि मैं कह रहा था कि भारत का जो एक बैक चैनल के माध्यम से डायलॉग और डिप्लोमेसी को ओपन कराने का जो सहयोग है वो उन्हें मिल सकता है, प्रोवाइडेड कि वो ऐसा भारत से करने के लिए अनुरोध करें।